हेलो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग स्टार्टिंग विद मी। मैंने जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एज यू हैव ऑलरेडी सीन माय 2 videos on this chapter, right? I have already conducted class 1 and class 2. This is class 3, that is importance of organizing. In class 1 we have discussed 2 topics, that is meaning of organizing and steps involved in the process of organizing. And in class 2 we have discussed the questions related to those topics, right? In class 3 we are going to discuss importance of organizing. So let us start with it. Importance of organizing. There are total 7 importance of organizing. I have made a keyword over here, bad care. Bad care. Benefits and specialization. Next, adoption to change. D say development of personnel. C say clarity in working relationships. Then A, administration, right? Administration, effective administration. R is for resources, optimum utilization of resources. And last one is expansion and growth. So bad care, benefits and specialization, adoption to change, development of personnel, clarity in working relationship, effective administration. A for administration, optimum utilization of resources are resources, and the last one is expansion and growth. So let us start with the topic benefits of specialization. तो यहाँ पर जो है नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग में हम आखिर ऐसा करते क्या है कि हमें जो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। हम जो है सारी एक्टिविटीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं एंड उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम उन पर्सन्स को देते हैं जो उसके लायक हैं, जो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड वो काम वो बंदे क्या करते हैं, रिपीटेडली करते रहते हैं, जिनसे उनको क्या मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। तो स्पेशलाइजेशन वर्ड से जो है आपको एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद आ रहा होगा, दैट इज डिविजन ऑफ वर्क। यस, हमने जो है लास्ट क्लास में क्लास 1 में चैप्टर के हमने पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजिंग करता है, इससे क्या मिलता है, स्पेशलाइजेशन। और इस स्पेशलाइजेशन का पूरा बेनिफिट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट द होल टास्क। हर बंदे को जो है टोटल वर्क का छोटा सा टुकड़ा मिलता है। पूरा काम किसी एक के सर पे अगर आप लाद दोगे तो काम कंप्लीट नहीं होगा। This division of work into smaller units and repetitive performance leads to specialization. और इसकी वजह से क्या होता है, specialization मिल जाता है, right? Thus, organizing promotes specialization, which in turn leads to efficient and speedy performance of task. तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग जो है अगर स्पेशलाइजेशन परफॉर्म करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी और साथ में इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। मींस टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगा, काम जो है आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे किसकी वजह से, स्पेशलाइजेशन किस वजह से मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से मिलेगा। सो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, which importance is related to the principle of, one of the principle of management. So benefit of specialization is related to division of work. Now second point, adoption to change. तो यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आए तो उसका असर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसका असर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन पे ना पड़े एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उस चेंज को संभाल ले एंड उस चेंज के अकॉर्डिंगली वो एनवायरमेंट में एकोमोडेट कर ले खुद को। A properly designed organizational structure is flexible. ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल बनेगा। उसको इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो फ्लेक्सिबल बने, जिससे क्या होगा, which allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. ठीक है, तो अगर बिजनेस एनवायरमेंट में हमारे कोई भी चेंज आया तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, उस चेंजेस को एकोमोडेट कर सके, अडॉप्ट कर सके, राइट?
It facilitates adjustment to changes in workload caused by change in external environment related to technology, products, resources and markets. तो हमारे external environment में कुछ भी change आए, ठीक है, तो उसका जो एडजस्टमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो कर ले. उसकी वजह से जो वर्कलोड पड़ रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि उसका वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा ना पड़े. उसका वर्कलोड जो पड़ रहा है तो वो उसको एडजस्ट कर ले एंड काम को जो है अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर ले. इससे क्या होगा, इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट. तो अगर जो है, अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे चेंजेस, आप जो है बदलते हुए इन्वायरमेंट में खुद को नहीं ढाल पाओगे, आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी. तो सीधी सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाओ कि फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो आप उसको इजीली अडॉप्ट कर लो. एंड ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, राइट, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग ही हमें फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा वो एनकरेज करता है, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करें, इनिशिएटिव लें, अपने आप को जो है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा समझें एंड अपनी जो है सोच ऐसी डेवलप कर लें ताकि जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को भी ग्रो करते रहें. ऑर्गेनाइजिंग में आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट कर देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है कुछ अथॉरिटी दे देते हैं. तो इससे क्या होता है, उनका वर्कलोड कम हो जाता है एंड वो क्या करते हैं, वो की एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उन पे ज्यादा वो फोकस कर सकते हैं. When managers delegate the authority, it reduces their workload so that they can focus on more important issues related to growth and innovation. तो यहाँ पर जो है आप देखो, इससे क्या होगा, अगर जो है मैंने अपना काम अपने किसी जूनियर को दे दिया, मेरा वो जूनियर काम कर रहा है तो वो डेवलप होगा कि नहीं. उसको वो चीज़ अगर नहीं आती तो वो किसी से पूछ के करेगा, वो मुझसे पूछ के करेगा, वो उस काम को सीखेगा. तो जब वो उस काम को सीख लेगा तो उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट तो खुद ही होगा, उसकी एबिलिटी खुद एनहेंस होगी, वो जो है अपना पूरा पोटेंशियल लगा देगा उस काम को कंप्लीट करने में. तो इसीलिए बोला गया है कि ऑर्गेनाइजिंग की वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, उनका काम करना और अच्छा हो जाता है, उनका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा है, दैट इज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. तो हम जो है ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. तो ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो है सोच समझ करके दे देते हैं. इससे क्या होगा, इससे जो है एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी. जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी उसको जो है हायर पोजीशन, जिसके पास उससे कम अथॉरिटी उसको थोड़ी सी लोअर पोजीशन. तो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी वो बॉस बन गया, जिसके पास थोड़ी कम अथॉरिटी वो थोड़ा उसका सबऑर्डिनेट बन गया. तो इस तरीके से जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया कि कौन बॉस है एंड कौन सबऑर्डिनेट है. एंड यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि किसको किसे रिपोर्ट करना है जा करके. इसी को बोलते हैं हम क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. कोई सबऑर्डिनेट है वो ये नहीं बोलेगा कि मैं जो है मैं नहीं जाऊंगा अपने बॉस के पास, अगर उसको कोई काम है तो वो मेरे पास आए. तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया गया तो. सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. It provides a clear description of jobs and related duties which help in avoid confusion and duplication. तो जो हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ा था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, वो इससे रिलेटेड है, राइट. तो यहाँ पर जो है अगर जॉब को अच्छे से क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया जाएगा किसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, तो यहाँ पर जो है सबको अपने अपने हिस्से का काम पता होगा कि मुझे जो है सिर्फ इतना ही काम करना है. तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगी, कंफ्यूजन हट जाएगी और डुप्लीकेशन नहीं होगा. मैंने काम किया, तुमने आके वही काम कर दिया, तो ये चीज नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी. इसकी वजह से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा. एंड जो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप हमने पढ़ा है किसकी वजह से, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की वजह से, उसकी वजह से भी,
ठीक है। इस क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप की वजह से भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का सीधा सा मतलब आप ये समझ लो कि मैनेजर जो हैं अच्छे से सारी चीजें मैनेज कर ले रहे हैं, सब कुछ देख परख ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है, कुछ डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम परफेक्टली कर ले रहे हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब जो है कई चीजों की वजह से पॉसिबल है, लाइक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इन सारी चीजों की वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है बस इतना समझो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द टू थिंग्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एज वेल एज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पर जो है जब आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, तो इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी और ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। तो जो हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज करते हैं उसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली यूटिलाइज होंगे क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होगी एंड ड्यूप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। इसकी वजह से कंफ्यूजन घटेगा एंड जो रिसोर्स पहले वेस्ट होते थे, जो एफर्ट्स पहले वेस्ट होते थे, ठीक है, ओवरलैपिंग में या डुप्लीकेशन में, वो जो है नहीं होंगे एंड रिसोर्सेज जो हमारे अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएंगे विदाउट द वेस्टेज। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। दिस इज द लास्ट पॉइंट। यहाँ पर जो है आप समझ ही रहे हो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर अच्छे से बनेगा तो अपने आप खुद ही जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय एडिंग मोर जॉब पोजीशंस, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट लाइंस, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है हम ऑर्गेनाइजिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। पूरा चेंज हम नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी एंड बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो हम जो है कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम अपना स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल दें। हम बस ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें कुछ नई चीज ऐड ऑन करनी है तो हम ऐड ऑन कर दो। जैसे डोमिनोज का पिज्जा होता है ना, तो उसको आप कस्टमाइज बनाते हो, ठीक है, कभी कभी कस्टमाइज बनवाते हो कि भैया मेरे में ये टॉपिंग मत डालना, इसकी जगह ये वाली डाल देना। तो यहाँ पर जो है वही चीजें हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट गिव अप कर दिया तो वो जो है वहां से साइड से हटा दो, उसकी जगह कोई नया शुरू किया तो उसको साइड में ऐड कर दो। हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जितना हमें चेंज लेकर के आना है उतना जो है हम चेंज ला सकते हैं। हम जो है अपनी कंपनी में उतनी चीजें बढ़ा सकते हैं, उतने डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, उतनी जॉब पोजीशन ऐड कर सकते हैं, उतनी प्रोडक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर जो है कोई नया जोग्राफिकल एरिया में अगर हम काम करने जा रहे हैं तो वो न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज हम ऐड कर सकते हैं। So these were 7 points regarding the importance of organizing. I have already given you a code word BADCARE, bad care, right? तो इससे जो है आप याद कर सकते हो अपने 7 points. Thanks for watching the video. Keep studying, keep rocking. अगर कोई भी confusion you can mention in the comment box. I'm ready to help you always. Okay, have a good day. Bye bye.